सर आपने 3 अचीवमेंट बचाए थे। सर हाँ? 40। चलिए, तो हम लोगों ने पहला चीज क्या लिखा था बोहर में? रेडियस ऑफ Radius एनथ of ऑर्बिट। बोहर ऑर्बिट। रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट। देखो यहाँ से कंपटीशन शुरू हो जाता है। रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट। तो पहले हम कुछ छोटी छोटी चीज बता देना चाहते हैं जो याद रखो। क्या ये बात आपको पता है? पहली चीज कुछ नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, लड़कियों में किसी के 90 से ऊपर मार्क्स आए हैं? लड़कियों में बोलो भाई, लड़कियों में कोई 90 से ऊपर लाया है? चलिए, 85 से ऊपर किसी लड़की का है? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। आ रही है आ सर। रही है सर। लड़कियां सुनाई दे रहा है। 85 से ऊपर किसी लड़की का है केमिस्ट्री में? नहीं। 80 से ऊपर? सर मेरा कुछ एरर आ रहा था उसमें। कितना है तुम्हारा? मैम सर मैंने कल चेक किया था ना, तो उसमें कुछ 96 बता रहा था और अभी चेक किया तो 77 आ रहा है। नहीं तो फिर कहीं गलती की होगी। इंटीजर कोई माइनर मिस्टेक्स होता है, इसलिए तो ध्यान से समझना होता। बड़े आराम से बारीकी से पेपर को पढ़ो, इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ लो। आईआईटी एबीसीडी भी लिखने के लिए देगी तो आदमी कंफ्यूज होकर गलत लिख देता है। उसे समझ में आता है कि स्मॉल लेटर लिखना है कि कैपिटल लेटर, या वो वाले लिखने, छापे के छोटे अक्षर बड़े गड़बड़ करके चलाएगा। ये खासियत होती है, तो याद रखिए। मतलब 80 से ऊपर किसी बच्ची का नहीं आया है। चलिए, तो बच्चे को थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। सर आए हैं। किसका है? सर मेरे 83 आए हैं। क्या नाम है? सर कोमल। कोमल। चलिए, नोट नंबर 1, काव्य पाठक तुम्हारे कितने आए हैं? सर 50s में आए हैं। चलिए देखिए, इफ अ मास m, यदि कोई m मास जो है किसी चीज के चारों तरफ घूमता है, तो आपको पता चलता है ना उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। बोलो। इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ। तो आप ये याद रखिएगा, एफ सेंट्रीपिटल। कोई बात नहीं है जिसके कम नंबर आए होंगे वो हतोत्साहित नहीं होगा, जिसके ज्यादा। ये रिहर्सल मान के चलिए, 2-3 पेपर और रिहर्सल मान के चलिए, 5 पेपर के बाद बात की जाएगी। एफ सेंट्रीपिटल mv² r होता है, पास विद v वेलोसिटी। क्या ये बात पता है? पहला नोट कि यदि कोई m मास v वेलोसिटी से एक सर्कुलर मोशन करता है, तो सेंटर पे लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स m सेंट्रीपिटल ये होता है। बोलिए हाँ या ना। चलिए, और r जहां क्या है इसकी रेडियस है। चलिए कोई बात नहीं। दूसरा बात, क्या आपको पता है कि यदि Q1 चार्ज और Q2 चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे गए हो, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है K Q1 Q2 बाई r² होता है। इसे बोलते हैं C, कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ये बात पता है? चलो, हाँ सर। नहीं भी पता होगा तो अब इसको पता करके ही चलना है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, यही यदि Q1 और Q2 चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हो, तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है? -K Q1 Q2 बाई r होती है।
इतनी बातें आपको पता रहनी चाहिए तो समझाया जा सकता है कि बोहर ने कैसे nth ऑर्बिट की रेडियस निकाली। देख लीजिए भाई, जिस दिन कोई लड़का एकदम एक एक बारीकी से पूरी एनसीईआरटी और पूरी मॉड्यूल लगाना शुरू कर देगा, एकदम बारीकी से, ईमानदारी से 100%, उसके 80 नंबर से ऊपर कभी जिंदगी में नहीं आ सकते हैं, चाहे वो कोई भी कंपटीशन में। यहाँ एक फाउंडेशन क्रिएट होता है, और अगर वो फाउंडेशन मतलब नींव हिल गई तो समझ लो बड़ा लंबा मकान नहीं बन सकता है, जल्द ही गिरेगा घर। तो नींव को इतना मजबूत कर दो कि फोड़ दो। अब जैसे देखो, लेट इलेक्ट्रॉन having mass me, इलेक्ट्रॉन का मास को हम me ले लें, कोई दिक्कत? मूविंग विद स्पीड vn पता है क्यों लिया है? क्योंकि nth ऑर्बिट में मूव कर रहा है। vn in nth orbit whose radius is rn, मतलब ये होगा न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा? Ze, जहां Z क्या है? एटॉमिक नंबर बोलो। ये एक सर्कुलर पाथ है, ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा, इसको मान लेते हैं nth सेल। ये Vn और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? Rn। बोलो हाँ या ना। अब जरा गौर से देखो, तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका मास me है और चार्ज E है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस द्वारा कितना होगा, बोलो? दी फोर्स, हरिप्रिया, कैन यू हियर मी? हरिप्रिया, Yes, sir. how many marks you have got in your first CPT in chemistry? 52. 52 marks is not a bad mark. 52 is a good mark in your first test. कोशिश करो नेक्स्ट टेस्ट में 55 to 56 के बीच, 60 के बीच आ सकता है। Yes, sir. हाँ, बस एक एक नंबर बढ़ाना चाहिए, बस कम ना हो किसी का। चैलेंज उन लोगों के लिए है जो लोग 95 ला दिए, वो लोग इस बात का जरूर ध्यान। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सर ये तो एक प्रैक्टिस टेस्ट था ना? प्रैक्टिस नहीं, मतलब फर्स्ट सीपीटी थी आपकी। लेकिन ये माना गया था कि थोड़ी थोड़ी गलतियां करेंगे लोग, जैसे इंटीजर में कुछ लोग को पता ही नहीं चलेगा क्या करें, कुछ तो लोग सर का गलत हो जाएगा। नहीं है ना? इम्पोर्टेंट मतलब किसी चीज को अनइम्पोर्टेंट दुनिया में नहीं समझ सकते। द फोर्स ऑफ, अब इसी से कुछ लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा, जो लोग 95 ला दिए, पता है वो लोग, अब उन लोग के दिमाग में ये सेट हो गया कि हम टॉपर हैं और ज्यादा नंबर लाना एक काबिलियत होती है, तो वो लोग इसको लाने के लिए, मेंटेन करने के लिए एकदम जी जान लगा देंगे। तो इसलिए कोशिश करो कि एक ज्यादा आए। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बोलो? ये कौन सा फोर्स होगा? कूलम्ब। और ये फोर्स कितना होगा, बोलो? Q1 JD इंटू E डिवाइडेड बाई Rn। इक्वेशन नंबर 1 बोलो हाँ या ना। हाँ Q1 Q2 बाई R, यही होता है? यस सर। गलत, R स्क्वायर होता है। चलो
आगे बढ़े। सर वेट। वीडियो ऑन करें सब लोग। वेट तो कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा राइट RHS का बिठा देना। मेरा वाईफाई नहीं चल रहा, मतलब चल रहा है पर बहुत धीरा। सर एक हाँ मिनट। सर Q1 Q2 क्या था जो वो आपने लिखाया था ना, उसमें चार्ज Q1 था, चार्ज। Q से चार्ज को डिनोट किया जाता है। इस संसार में कहीं भी इस्तेमाल किया कैपिटल Q लिखे तो चार्ज समझो। और ZE क्या था? इलेक्ट्रो मतलब जेडी न्यूक्लियस का चार्ज है। न्यूक्लियस का चार्ज। अल्फा रदरफोर्ड स्कैटरिंग नहीं पढ़ो क्या? न्यूक्लियस के चार्ज को हमने जेडी से हर जगह रिप्रेजेंट किया कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा तो प्रोटॉन का चार्ज E इलेक्ट्रॉन के बराबर, हीलियम का न्यूक्लियस होगा तो 2 प्रोटॉन के साथ, लिथियम का होगा तो 3 प्रोटॉन का चार्ज। बोलो। चलो दूसरा, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बोलो। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा बताओ? ME V square upon R। ME into VN square by RN। हाँ या ना? हाँ F सेंट्री। अब एक बात बताओ, ये कुलम्ब फोर्स ही तो इसको घुमा रहा है, तो इसका मतलब द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय कुलम्ब फोर्स। बोलो हाँ या ना? बताओ, अगर ये अट्रैक्शन ना होता तो ये इसके चारों तरफ क्यों घूमता? भाई मेरे चारों तरफ घूमता। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय कुलम्ब फोर्स। इसका मतलब जो इसकी वैल्यू है के जेडी इंटू ई डिवाइडेड बाई RN का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? ME सेंट्रीपिटल इंटू फोर्स। VN स्क्वायर बाई RN। हाँ या ना? सर ये पर इक्वल होगी ऐसा? हाँ Equally बिल्कुल होगा। होगा, बिल्कुल होगा। जैसे देखो, मेरे पास मान लो ये एक वायर है, इसमें मैं कोई ऐसे पत्थर बांध करके यहाँ पे ऐसे ऐसे नचा रहा हूं, देखो सर्कुलर मोशन। तो जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है घूमने के लिए, क्या वो टेंशन ही प्रोवाइड कर रहा है? जो मेरी हाथों से टेंशन लग रहा है, मैं ही तो इसको ऐसे खींच रहा हूं तो ये नाच रहा है। बोलो। यस सर। तो यहाँ कुलम्ब फोर्स की वजह से ही तो ये गोल गोल घूम रहा है, ये हमेशा इसको खींच रहा है, इसलिए गोल गोल घूम रहा है। बोलो। यस सर। अब बताओ, यहाँ से कुछ कटवट रहा है तो और थोड़ा सा निकाल लो। हमें निकालना क्या है बताओ? आवर टारगेट, हमारा टारगेट क्या है? R को निकालना। R नहीं, RN। तो एक देखिए, एक RN से एक RN कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना? ये बचा यहाँ Yes, एक RN, ये RN इधर ले जाइए, तो RN की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए? K ZE स्क्वायर, ZE इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा। अब डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू VN का स्क्वायर, हाँ या ना? हम सारे हाइड्रोजन का कंसिडर कर रहे हैं। हाँ तो अरे हाइड्रोजन ही, हम कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, एनी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जिसके लिए बोहर मॉडल वैलिड है, सब लेके चल रहे हैं। जनरल फॉर्मूला डिराइव करेंगे ना। बोलो। जहां हाइड्रोजन आएगा Z बराबर 1 रख देंगे। जल्दी बोलो। अब Yes, इसे sir. फिर समझ स्टार्ट कर। अब एक बात बताओ, एक चीज और जानते हो? इधर बेटा है थोड़ा सा डायग्राम मत देखना। एक चीज तुम और जानते हो, अकॉर्डिंग टू बोहर, बोहर ने क्या कहा था? MVR = NH/2 पाई।
इलेक्ट्रॉन उसी में मूव कर सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो अकॉर्डिंग टू बोहर, अब हमें यहाँ Vn डिस्टर्ब कर रहा है, Vn को गायब कर दे तो मजा आ जाएगा, बोलो। अकॉर्डिंग टू बोहर m into Vn into Rn is equals to NH/2 तो Vn कितना आ जाएगा, NH/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू Rn हो जाएगा, बोलो हाँ। पुट द वैल्यू ऑफ Vn फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर स्टार, बोलो। एक सेकंड, हेलो सर वेटिंग रूम में हूँ। अच्छा एक सेकंड। के यू, हाँ ले लिया सर। अच्छा अब एक बात बताओ, यहां से Vn की वैल्यू इक्वेशन नंबर स्टार में रख सकते हैं कि नहीं? ये भी तो बोहर से ही आया है, बोलो हाँ या ना। नहीं बोलोगे? सर आपने तो ये कैसे डेराइव किया? हमने MeVnRn। अरे बोहर मॉडल MVr = NH/2 याद करो। इलेक्ट्रॉन्स, हर इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में तो मूव कर नहीं पाएंगे। जैसे छठी के बच्चे को तुम्हारे क्लास में बैठा देंगे तो पगला जाएगा कि नहीं 2 मिनट में, बोलो। हाँ पहले सेल का इलेक्ट्रॉन 5वें सेल में तो मूव करेगा नहीं, हाँ तभी करेगा जब उसको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो छठी के बच्चे को 11वीं पढ़ाने के लिए 4 साल की कोचिंग एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी घर पे उसके, तभी बैठा पाएंगे, बोलो हाँ या ना। हाँ। तो MVr NH/2 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू Vn NH ऑर्बिट में वेलोसिटी इंटू Rn NH/2, बोलो हाँ। तो अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ Vn फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर स्टार। 3 से V1 की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो। तो देखो अब Rn क्या आएगा, बताना भाई। अब Rn क्या आएगा जरा देखो। Rn = K, तो कांस्टेंट है पता ही है, Jd इंटू Zd² पता ही चल जाएगा, Z बस नहीं पता है तो वो एटम बताएगा तो पता, डिवाइडेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m इंटू Vn की वैल्यू क्या है बोलो, NH/2 Me इंटू Rn। क्या इसका पूरे का स्क्वायर होगा बोलो। अब देखो ये Rn² ऊपर चला जाएगा तो फिर एक बार Rn से Rn कटेगा, तो क्या Rn की वैल्यू ये आ गई, जरा सॉल्व करके देखो। n² h² / 4π² Kzd² Me। पहले ये सबका आया कि नहीं हमें ये बताओ, उसके बाद बात आगे बढ़ी। सभी लोग देख ले पहले। हाँ सर आ गया। हाँ सर आ गया। चलिए अब जरा देखिए क्या इसमें अननोन है। N और Z को छोड़ के बाकी सब कुछ पता है, बोलो। सर पर एप्सिलॉन क्या लेंगे? एप्सिलॉन नहीं, सीधे 1/4πε0 की वैल्यू 10 × 10⁹ 9 × 10⁹ K की वैल्यू 9 × 10⁹ होगी। अब देखो SI यूनिट में, CGS में K की वैल्यू 1 होती है। तो N देखो क्या है, N क्या आपको पता है, शेल है, NH शेल। H पता है, जीवन में कहीं भी स्मॉल h लिख दे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तो क्या होता है, एक ही मतलब होता है, प्लैंक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है बोलो, 6.6 × 10⁻34 यस सर। जूल सेकेंड, ये पता है।
पाई पता है तुम्हें? 22/7 लिख दोगे। 3.40। के एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस पूरे की वैल्यू 9 × 10⁹ होगी। देखो उसके बाद जेड है एटॉमिक नंबर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। एटॉमिक नंबर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। उसके बाद ई है, ये नहीं पता है, अननोन है। एक ये अननोन है, एक ये अननोन है, बाकी सब नोन है। ई पता है तुम्हें? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो। 1.10⁻⁻90 10⁻24 -19 कूलम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तुम्हें? m 9.1 × 10⁻31 kg। देख लो भाई, हाँ या ना? सर इसके रिलेटेड इंटीजर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन आ गया था। अरे कुछ नहीं, जब ये समझ लो, जिस लाइन को मैं ऐसे घेर दूं बस उसी को याद रखना है, बाकी चीजें समझते चलो। इसका मतलब पुट द वैल्यू ऑफ ऑल दिस इन इस इक्वेशन। तो क्या एक अननोन है, एक n अननोन है, एक z अननोन है। तो जो इसका एक्सप्रेशन आएगा वो n और z के टर्म में आएगा, बोलो। यस सर। तो Rn आता है किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए फॉर एनी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये आता है आपका 0.529 × n²/z। अब 10 की पावर 10 में रहेगा तो हम एंगस्ट्रॉम में लिख दे रहे हैं सीधे उसको सब। यही लास्ट फॉर्मूला आता है। तो क्या आपको याद रहेगा ये? Rn की वैल्यू 0.529 × n²/z एंगस्ट्रॉम होती है। 10⁻⁻²। बोलिए सर एंगस्ट्रॉम की जो वो किसका पूरा यूनिट है? ऐसे डिस्टेंस की यूनिट है। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। सर ऐसे नहीं, मतलब देखो केजी एटॉमिक है। एटॉमिक लेवल की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एंगस्ट्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम बोले कि हम यहाँ भायली वासना भायली में खड़े हैं, यहाँ से अलकापुरी की दूरी 8 किलोमीटर है, तो ऐसा तो नहीं बोले कि 8000 मिलीमीटर है, बोलो। वो बोर्ड के नीचे का हिस्सा नहीं दिख रहा है। बोर्ड के नीचे बेटा जमीन और प्लग उलग लगा है, देखो वो प्लग लगा है जमीन में। फर्श भी देखना चाहोगे? ये फॉर एनी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए Rn का यह फॉर्मूला होता है, बोलो। ये बोर्ड ने निकाला था। हाँ ये बोर ने लिखा। तो क्या ये पता नहीं चला कि एक बार मैंने क्या किया था? कूलम फोर्स को सेंट्रीपिटल के बराबर कर दिया था, एक इक्वेशन वहां से, और दूसरा इक्वेशन mvr/2ns/2π से, और उन्हीं दोनों को मिला के ये लाया है, बोलो। हाँ vn को गायब कर दिया, यही नहीं किए हैं सर? वो A0 क्या है? A0 मतलब एंगस्ट्रॉम है यार। एंगस्ट्रॉम लिख दो ना कोई। अरे लिख तो दिए, एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। तो मतलब आपको पता चल गया, एक बात तो पता चल गई कि Rn का फॉर्मूला आ गया 0.529 × n²/z एंगस्ट्रॉम।
अब जैसे मैं आपको पूछा दूं एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन। फाइंड दी छोटा सबसे छोटा रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की रेडियस बताइए। 0.529 0.529 बस 0.59 5 to 9 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z बराबर क्या रख दो 1 और N बराबर क्या रख दो 1, 1 क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, पहला सेल में ही तो रहेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो क्या आएगा बोलो। 0.529 एंगस्ट्रॉम। Rn is equals to मतलब R1H एटम कितना आया 0.529। और एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया तो हाइड्रोजन एटम की रेडियस आधा एंगस्ट्रॉम आती है, हाफ एंगस्ट्रॉम। तो हाफ मतलब 0.5 तो आ ही गया ना। बोलो हाँ सर। और अगर एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलोगे तो क्या आएगी बोलो 0.529 into 10⁻⁻10। तो रदरफोर्ड ने भी तो ये कहा था ना कि एटम की रेडियस 10⁻⁻10 ऑर्डर की होती है और न्यूक्लियस की 10⁻⁻15 ऑर्डर। तो देखो मतलब चीजें इन्होंने खराब तो नहीं बताया, क्या बोलते हो। हाँ सर। आगे बढ़े। अब चलो एग्जांपल नंबर 2 लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकंड बोहर रेडियस ऑफ, बोहर रेडियस कहा गया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकंड बोहर रेडियस ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकंड बोहर रेडियस ऑफ Li2+ आयन, लिथियम 2+ आयन की। अब कोई भी चीज क्वेश्चन आएगा तो या तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होंगी। हाइड्रोजन लाइक का मतलब समझ रहे हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो ये बताओ 0.7 एंगस्ट्रॉम। अच्छा जरा अब जरा इस फॉर्मूले को ध्यान से समझो भाई। आज था Rn की वैल्यू आई है 0.529 into n²/z। तो जैसे जैसे n बढ़ाएंगे रेडियस बढ़ती जाएगी। तो तुम्हें भी पता है कि न्यूक्लियस से दूर जाते हो तो रेडियस बढ़ती जाती है, बोलो बड़ी होती जाएगी। और जैसे जैसे जेड बढ़ेगा रेडियस छोटी होती जाएगी, बोलो। हाँ सर। तो जो हीलियम या लिथियम या ये सब हाइड्रोजन जैसे स्पीसीज होंगे उनकी रेडियस उतनी नहीं बढ़ती है, क्योंकि उनका जेड बढ़ेगा तो रेडियस एन के हिसाब से बढ़ेगी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी क्योंकि जेड भी बढ़ रहा है, थोड़ी कम बढ़ेगी। बोलो मतलब आपको ये पता चल गया कि Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z। हाँ तो ये देखिए इसका आंसर क्या आएगा बताइए। 0.17। ये क्या आ जाएगा, देखो हमने क्या लिखा, देखो ये कैसे लिखा जाता है। सेकंड बोहर रेडियस ऑफ लिथियम 2+ है। सेकंड का मतलब R2 किसके लिए, Li2+। तो अब एक बात बताओ, इसके लिए n बराबर क्या इस्तेमाल करोगे 2 और z क्या होगा 3। बोलो हाँ या, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और सेकंड बोहर ऑर्बिट रेडियस पूछा है तो n बराबर 2 रखेंगे। तो क्या आ जाएगा बताओ 0.529 into n², 2² डिवाइडेड बाई z 3 कितना आ जाएगा 0.705 0.705।
7 लिख दो एंगस्ट्रॉम। देखो सर हाँ यार सर Li2+ है, यानी अभी Li के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही ऑर्बिट होगा ना। ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में रहेगा ना। मान लो मैं अपने गांव के घर में ताला लगा के आ गया, तो क्या गांव का घर गायब हो जाएगा क्या? बोलो। अच्छा यानी सर वो सेकंड ऑर्बिट कभी भी होगी मतलब। हाँ ऑर्बिट तो होगी भी, इलेक्ट्रॉन नहीं ना है, ऑर्बिट तो होगी ना। बोलो घर तो रहेगा ना, बस इलेक्ट्रॉन उसका निकाल लिया गया है। बोलो हाँ या ना। यस सर। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। तो जो सब कंपटीशन की चीजें आ जाएंगी उन्हें पहले स्टार बना लिया कीजिएगा, वो बोर्ड के लिए नहीं। बोर्ड के लिए पता चल जाता है ना क्या क्या बोर्ड के लिए है। हाँ सिंपल सर। सिंपल सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन है कि इफ द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम is x, then find the radius of, find the third Bohr radius of Li2+ ion। तो आपको पता चल गया होगा आंसर तो x के टर्म में ही बताना है। तो क्या करना है, क्या करना है, इसी को लेके सोचा करो। क्या दिया है बोलो। अब बिल्कुल एकदम इसी को लेके सोचो क्या दिया है। देखो Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z होता है कि नहीं बोलो। 4/3x। तो हाइड्रोजन का दिया है x, एंगस्ट्रॉम दे जाए कुछ भी, इसका मतलब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन का, तो n 1 होगा, z भी 1 होगा। बोलो इक्वेशन नंबर 1। और थर्ड बोहर रेडियस ऑफ लिथियम 2+ है, तो लिथियम 2+ के लिए मान लो ये x डैश है, तो यहां लिख देते हैं फॉर हाइड्रोजन, फॉर h। लिथियम के लिए x डैश मान लेते हैं, x डैश n² लिथियम का कितना पूछा है, थर्ड बोहर रेडियस, तो 3² डिवाइडेड बाई लिथियम 2+ के लिए z की वैल्यू कितना 3। बोलो ये 2, क्या यहाँ लिख दें फॉर Li2+, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ तो सर। अब दोनों का रेशियो ले लीजिए, x डैश की वैल्यू निकाले इन द टर्म्स ऑफ x, कितनी आएगी बताइए। x डैश बाई x की वैल्यू कितनी आएगी 9/3 इंटू 1/1, तो क्या आ जाएगी 3। 1/3। तो x डैश बराबर और अगर तुमसे पूछ देता कि हाइड्रोजन के तीसरे सेल की रेडियस कितनी होगी, 3x ही होगा। तो z कैसे 3x होगा पगले, z 1 होगा तो 9x होगा, कैसे हो इतना ही रहे। अरे यार हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की रेडियस x है, तो हाइड्रोजन के थर्ड सेल की रेडियस कितनी होगी 3²x, तो 9x हो जाएगी ना। बोलो हाँ सर। अब देखो हाइड्रोजन का तीसरा सेल इतना बड़ा है 9x, और लिथियम 2+ का तीसरा सेल कितना बड़ा है 3x के बराबर। मतलब जितनी हाइड्रोजन में रेडियस बढ़ेगी उतनी बाकी में नहीं बढ़ रही, क्यों, क्योंकि जेड बढ़ रहा है तो बाकी में रेडियस थोड़ी कम हो जा रही है। बोलो नहीं बोलोगे।
सर हम इसे डायरेक्ट आर एन वो उससे कर सकते थे ना? आपका जैसे मन चाहे वैसे करिए, मैथ पढ़े हैं, हमने किसी भी एच लाइक स्पीसीज के लिए बता दिया आर एन 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड होता है। एन पता है, जेड पता है, बोलिए जैसे मन चाहे वैसे करिए। आंसर अब ये तो बिल्कुल मैथ हो गए ना, बोलो। हाँ चलो, तो दूसरा पढ़े, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। सर इसका आंसर क्या है? किसका आंसर? 3h। सर सर तो इसे हम इनफाइनाइट टाइम के लिए ले सकते हैं ना? बिल्कुल, कहीं किसी के लिए भी ले सकते हैं। अब तीसरा समझो, सॉरी दूसरा पॉइंट। दूसरा क्या था बोलो? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट। nth बोहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हुई? बोल लो। मिटा दें बाकी सब कथा कहानी। हाँ सर। आवाज आ रही? हाँ सर। हाँ सर। तो अब इसका हम यूज करेंगे आरएन का। आरएन का यूज करेंगे, घबराइएगा नहीं। मतलब ये कोने में लिख दे रहे हैं कि हमने लाया था, आरएन की वैल्यू इतनी लाई थी 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम में लाई थी। अगर इसको कोई बालक मीटर में बदलना चाहता है तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 10⁻⁻10 मीटर कर सकता है। किसी ने रोका नहीं है, बोलो ये हम ला चुके हैं ना? हाँ सर, अभी तो किया। हाँ, तो इसका इस्तेमाल अगर कहीं करना हो तो बेहिचक करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है, जेडी फर्स्ट सेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, डट, ये एनएच सेल है, ये वीएन है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वीएन स्पीड से। ये डिस्टेंस क्या थी? आरएन थी। बोलो। तो हम कह रहे हैं कि इफ इलेक्ट्रॉन is moving with speed vn। हम स्पीड की बात कर रहे हैं, फिजिक्स नहीं है कि वेलोसिटी बोले। वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी हमेशा बदलती रहती है, देखो, क्योंकि डायरेक्शन बदलेगा तो हमेशा वेलोसिटी बदलेगी। स्पीड तो कांस्टेंट होगी ना, बोलो। स्पीड vn इन nth पोर या एट a distance rn। बोलो। तो वी नो दैट, वी नो या लिख लो यू नो, अगर तुम नहीं जानते तो हम तो जानते ही। वी नो दैट, हम जानते हैं कि एम वी आर इज इक्वल टू NH/2 पर। इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में मूव कर सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम H/2 इंटीग्रल मल्टीपल है। बोलो भाई डॉक्टर हर्षन। हाँ सर। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी vn इंटू rn इक्वल टू NH/2 पाई। अब बोलो यहां से vn कितना आ जाएगा? NH/2 पाई इंटू m इंटू rn। हाँ या ना बोलो। यस।
अब Rn तुमने पता लगा लिया, Rn पता लगा लिया, क्या पता लगा? चलो रख ही देते हैं। तो Vn आ जाएगा NH अपॉन 2 पाई इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू Rn की वैल्यू क्या थी बोलो? 0.529 इंटू n स्क्वायर इंटू 10⁻10 मीटर। Z कूद के ऊपर चला जाएगा। हाँ यार, अब देखो एक n से एक n का सत्यानाश हो जाएगा कि नहीं बोलो? अब देखो h पता है, पाई पता है, m पता है, सब कुछ पता है, तो क्या Vn क्या आ जाएगा बोलो? Z और एक n यहाँ बचेगा, तो 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू Z बाई n मीटर पर सेकेंड। लाइट से थोड़ा सा ही कम है बोलो। लाइट का 10⁸ होता है, इसका 10⁻6 है। मतलब देखो जब बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन लाइट के 1/100 टाइम स्पीड से मूव कर रहा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से मूव करेगा? लाइट के स्पीड से। बोलो हाँ यार। तो क्या ये पता चल गया Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z बाई n? सर उससे ज्यादा नहीं होगा ना लाइट के स्पीड से? लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं, फिजिक्स फिर बदल जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। लाइट स्पीड की मैक्सिमम लिमिट मानी गई। बोलो यस सर। आगे बढ़े। अब तुमसे पूछ सकता है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम 2+। या ऐसे क्वेश्चन दे सकता है कि अगर हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की स्पीड, ऐसे क्वेश्चन देगा, देख इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स इन H atom with speed v meter per second, then find the speed of electron in third Bohr Li2+। अब ये क्वेश्चन बताओ, v के टर्म में आंसर आएगा 0.36 into 10⁻6 V। देख लो। अब एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता चला कि Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z बाई n? ही आएगा। तो इसका मतलब V इज डायरेक्टली हाइड्रोजन के लिए ZB1 NB1 बोलो। तो 1/1 इक्वेशन नंबर 1। और लिथियम 2+ के लिए कितना आएगा बताओ? उसके लिए भी 1/1 3/3 हो जाएगा। तो V डैश मान लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z बाई n। तो Z बाई n कितना बता रहा बोलो? 3/3। क्यों? फॉर Li2+ Z बराबर 3, V बराबर अरे n बराबर। तो अगर इन दोनों का डिवाइड करोगे तो V डैश किसके बराबर है? अरे क्या हो गया भाई, ऐसी आवाज क्यों जमाई वाली ले रहे हो? कुंज सो रहे हो क्या?
अब एक बात बताओ, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे स्पीड घटती जाएगी, n बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी। तो जो न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन होते हैं सट सट चक्कर कंप्लीट करते हैं तुरंत, सट सट सट। दूर वाले ऐसे। जैसे सन के चारों तरफ पृथ्वी 365 दिन में चक्कर कंप्लीट करती। हाँ यार। हाँ। अब बारी आती है, तो इस पे छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन आएंगे। अब बारी आती है टोटल स्पीड ऑफ, अरे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट। बोलिए। तीसरा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट। बोलो। तो यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट। हाँ, और किसी को कोई बोहर मॉडल में कोई प्रॉब्लम इशू बताइए। नहीं सर। ध्यान से 3 चीजों को अगर याद रखेंगे तो मजा ही आ जाएगा। बोहर के क्वेश्चन को आप एकदम फटाफट लगा के फेंक देंगे। सर हमने जो अभी Li2+ की जो वेलोसिटी निकाली सर, उसमें 2.18 × 10⁻⁶ क्यों नहीं लिखे? हमने यहाँ पे v दे दिए ना, तो लिखने की जरूरत है। जब हम साफ करते कि लिथियम 2+ में वेलोसिटी नहीं, आप कह रहे हैं कि अर्थ की वेलोसिटी v दे दिया है क्वेश्चन, तो फिर हम एक्चुअल वैल्यू क्यों लिखे? बोलो, क्वेश्चन तो v के हिसाब से लगाना है ना। हाँ सर। जैसे हम क्वेश्चन में कहते हैं कि ए कार इज मूविंग विथ 500 मीटर पर सेकेंड स्पीड, तो वो तो हम भी जान रहे हैं कार कोई फरारी भी 500 की स्पीड से तो मूव नहीं करेगी, लेकिन क्वेश्चन में दिया है तो क्वेश्चन तो 500 के हिसाब से लगाएंगे ना। बोलो बोलो बालक। तो उसको तो तब यूज करते जब एग्जैक्ट पूछता वैल्यू कि तीसरे सेल में लिथियम 2+ आयन की स्पीड क्या होगी, तो यहाँ Z3 रख देते, यहाँ N3 रख देते, तो इस स्पीड से मूव करता। लेकिन उसने तो दे दिया है कि v के टर्म में आंसर बताना है, क्योंकि क्वेश्चन v के टर्म में दिया। समझ गए? केयूर हाँ सर। बंद कर दो रिकॉर्डिंग। और बताओ।